Now we start our topic. Our topic is Mesopotamian civilization. It was the first urban civilization of the world. हमने इसका अर्बनाइजेशन कैसे हुआ इसको स्टडी कर लिया है. Today we are taking the significance of urbanization and trade in Mesopotamian urban civilization and culture of urban civilization. क्योंकि अर्बनाइजेशन फर्स्ट टाइम यहाँ स्टार्ट हुआ है. तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो कल हमने डिस्कस किया था डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो अर्बन सिविलाइजेशन से शुरू होगा. डिवीजन ऑफ लेबर की शुरुआत जो है वो अर्बन सिविलाइजेशन से हुई थी. किसी भी सिटी की जो वेल्थ होती है वो उस सिटी पर डिपेंड नहीं करती. उस सिटी के आसपास में बसे हुए जो विलेज है उन विलेज के अंदर क्या इकोनॉमी है वही इकोनॉमी जो है उस सिटी की वेल्थ को डिसाइड करती है. आज हम कहते हैं बीकानेर एक रिच सिटी है या बीकानेर पुअर सिटी है. गंगानगर इज रिच कंपेयर टू द बीकानेर. बीकानेर के आसपास के जो विलेज है उसमें अगर ड्रेनेज सिस्टम है, इरिगेशन अच्छा है, उसमें अगर एनिमल हस्बेंड्री अच्छी है, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी है तो वो विलेजर्स अपने रिक्वायरमेंट के लिए कहाँ आएंगे? बीकानेर आएंगे. तो बीकानेर सिटी अपना अपने रिच नहीं हो सकता. बीकानेर सिटी की रिचनेस किस पर डिपेंड करेगी? बीकानेर सिटी के आसपास के जो विलेजेस है. गंगानगर को हम कहते हैं एक रिच सिटी है. भाई क्योंकि गंगानगर के आसपास के विलेजेस में बहुत सारी इरिगेशन फैसिलिटी है. वहाँ एक किसान पर हेक्टेयर बहुत ज्यादा जो है वो क्रॉप लेता है. तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो अर्बनाइजेशन से जो है डिवीजन ऑफ लेबर की शुरुआत हुई. ये एक सिटी है. ये इस सिटी के आसपास बसे हुए विलेज है. सिटी के आसपास बसे विलेज है. ये विलेज के जो लोग हैं वो अपनी क्रॉप जो फार्मर्स है वो अपनी क्रॉप्स वगैरह लेकर के और सेल के लिए कहाँ आते हैं? सिटी के अंदर आते हैं. सिटी के अंदर ट्रेडर्स है. ये ट्रेडर्स जो है इस क्रॉप को परचेज करके अपने पास में स्टोर हाउस स्टेब्लिश करते हैं. सिटी के अंदर सिटी एक्सपेंड हो रहा है स्टोर हाउस के कारण वो अपने स्टोर हाउस में कलेक्ट करते हैं. अब फार्मर्स को तो क्रॉप बेस्ड लेकिन फार्मर्स को बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है. फार्मर्स को टूल्स चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए इक्विपमेंट चाहिए. वो इक्विपमेंट जो है इस समय ब्रॉन्ज एज है तो इस समय किसके बने हुए हैं? ब्रॉन्ज के बने हुए हैं. वो इक्विपमेंट किसके बने हुए हैं? ब्रॉन्ज के बने हुए हैं. तो अब क्या कर रहा है? तो फार्मर्स ब्रॉन्ज खरीदना, ब्रॉन्ज के जो है वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खरीदना चाह रहा है. वो इक्विपमेंट के लिए वो सिटी में आया ब्रॉन्ज. तो पहले तो जो है वो ब्रॉन्ज कैसे बनेगा? कॉपर और टिन से बनेगा. तो विलेज में जो शिल्पी है जिसको हम कह सकते हैं स्मिथ, जैसे गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, कॉपर स्मिथ, ये जो स्मिथ है वो सिटी से कॉपर और टिन खरीद करके और ब्रॉन्ज को तैयार करते हैं. और ब्रॉन्ज को तैयार करने के बाद में जो है ये स्मिथ जो है इसके टूल्स या इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं. तो कॉपर और एसन खरीदने के लिए भी स्मिथ को कहाँ आना पड़ रहा है? सिटी के अंदर आना पड़ रहा है. उसके बाद में उसने ब्रॉन्ज के टूल्स या इंस्ट्रूमेंट बना दिए तो उनको वापस सेल करने के लिए उसको कहाँ आ रहा है? सिटी में आना पड़ रहा है. तो सिटी में वो किससे परचेज कर रहा है? ट्रेडर से, शॉपकीपर से परचेज कर रहा है. तो निरंतर ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स जो है वो सिटी के अंदर जो है इन विलेजर्स को रिक्वायरमेंट उपलब्ध करा रहा है. इसी तरह से एक पॉटरीज, कुंभकार जिसको हम कहते हैं पॉटरीज बनाने वाला, एक कुंभकार जो होता है वो क्या है? मिट्टी के जो है पॉट्स बना करके और सिटी में ला रहा है. तो बेसिकली सारा का सारा सिटी का इकोनॉमी किस पर डिपेंड हो रहा है? आसपास के विलेजेस पर डिपेंड है. और सिटी में विलेजेस के रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग तरह के क्या है प्रोफेशन स्टार्ट हो रहा है. एक व्यक्ति कुंभकार है जो कि पॉट बना रहा है. एक व्यक्ति गोल्ड स्मिथ है जो ऑर्नामेंट्स बना रहा है. एक ब्लैक स्मिथ है जो अदर इंस्ट्रूमेंट बना रहा है. एक कॉपर स्मिथ है जो कि ब्रॉन्ज के इंस्ट्रूमेंट बना रहा है. यानी अलग अलग तरह के टेक्नीशियंस, अलग अलग तरह के शिल्पी जो है वो सिटी के अंदर आ रहे हैं
और सिटी जो है वो विलेज की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहा है, और साथ साथ में विलेज सिटी को जो है वो नेचुरल क्रॉप है। अब जैसे हम देखें बीकानेर में सारा का सारा गेहूं, फ्रूट्स, सब्जियां, मिल्क, ये सब बीकानेर में कहाँ से आएगा? आसपास के विलेज से आएगा। बीकानेर की रिक्वायरमेंट, बीकानेर के में जो बीकानेर में कहाँ सब्जी का कल्टीवेशन होता है, कहाँ वेजिटेबल्स होती है, कहाँ फ्रूट्स होते हैं, कहाँ जो हमारा अन्न है, वीट है, ये सब कहाँ बीकानेर? ये तो आसपास के सिटी से बीकानेर में। और बदले में वो क्या करेंगे? बीकानेर से कपड़ा खरीदेंगे, बीकानेर से ज्वेलरी खरीदेंगे, बीकानेर से अपने इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे। तो अलग अलग ट्रेड, अलग अलग प्रोफेशन डेवलप हुए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग वर्क को चुना, और दैट वाज द डिवीजन ऑफ लेबर। इट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द अर्बन लाइफ, डिवीजन ऑफ लेबर की शुरुआत। अगला आता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ट्रेड क्या था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो था, इसमें ट्रेड क्या चीज था? तो देखिए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड सिविलाइजेशन थी। यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज्यादा था। हर तरह के एग्रीकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हो रहे थे। बट यहाँ मिनरल्स जो थे वो न के बराबर। यहाँ मिनरल्स जो थे वो न के बराबर। तो इनके लिए इनको क्या करना चाहिए था? तो मिनरल्स को जो है अदर किसी सिटी से इंपोर्ट करना, और बदले में उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सप्लाई करना। दैट इज कॉल्ड बारेटर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, बारेटर सिस्टम। अब ये मिनरल्स इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो मिनरल्स इंपोर्ट के लिए मेन जो इनके पास में सिटी था वो अपन ने पढ़ा था ईरान, मेसोपोटामिया इन इराक। ईरान और इराक आपस में एडजॉइनिंग है। इराक के अंदर ईरान के अंदर खूब सारे मिनरल्स। तो शुरू में इन्होंने क्या किया? कार्ट यानी बैलगाड़ी ली, और उस बैलगाड़ी पर जो है बुल है या अदर एनिमल्स है, डंकी है, इस तरह से एनिमल्स लगा करके और अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उस पर डालते कार्ट पर, और धीरे धीरे वो ईरान को ले जाते, और ईरानियंस को वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल करके, और बदले में वहां से कॉपर है, टिन है, आयरन तो नहीं इस समय क्योंकि ब्रॉन्ज है, कॉपर है, टिन है, गोल्ड है। एक फेमस चीज था दैट वाज एपिस। इस एपिस को हम हिंदी में कहते हैं लार्ज मणि। इट वाज ए प्रेस्टिजियस स्टोन। ये बहुमूल्य पत्थर था, एक डेकोरेटिव स्टोन था जिसको ये यूज करते थे घरों के अंदर डेकोरेशन। जैसे नॉर्डे वी यूज ग्रेनाइट, मार्बल, तो उसके स्थान पर ये उस समय डेकोरेशन के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? एपिस का, जिसको लार्जवर्ड कहते थे। ये इनके जो टेम्पल्स वगैरह थे उसको एपिस से जो है ये डेकोरेट करते। तो ये अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल करते, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेल करने के पश्चात वहां से जो है मिनरल्स को इंपोर्ट करते। कार्ट होती थी जिसमें एनिमल्स थे। शुरुआत में तो ये चलता रहा। देन आफ्टर इन्होंने देखा कि कार्ट से जो एनिमल्स से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। कॉस्टली कैसे? कि एनिमल्स को आपको फीडिंग करना पड़ेगा, उसके अलावा प्रोसेस बहुत स्लो है, टाइमिंग बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग हो रहा है। प्रोसेस जो है स्लो है, टाइमिंग कंज्यूम हो रहा है, और साथ साथ में एनिमल्स बहुत सारा फीड केयर करनी पड़ रही है, बहुत सारा एनिमल्स। तो इन्होंने अपने देखा था कि जो टिग्रिस नदी थी, टिग्रिस जो रिवर थी, उसके अंदर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती थी जो इस हिली एरिया से। और ये इलाका कौन सा था? दैट वाज ईरान। और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आकर के मिलती। देन व्हाट हैपेंड कि इन्होंने क्या किया फिर बाद में, छोटी छोटी बोट्स बनाना शुरू कर दिया, और छोटी छोटी बोट्स बना करके, और उस बोट्स के अंदर अपना जो है एग्रीकल्चर गुड्स रखा, और वो अपने इस मेसोपोटामिया से कहाँ जाते? ईरान सिटी में जाते, जो कि उस समय एज ए पर्शिया के नाम से प्रसिद्ध था। इस पर्शिया में जाते,
और पर्शिया में अपने गुड्स को सेल करके और बदले में स्टोन एंड मिनरल्स लेकर के आते थे। छोटे छोटे बोट्स में जो है इस चीज को ये, तो अब बोट आने से क्या हुआ, बोट से आप देखिए, बोट से क्या होगा, ट्रेड बहुत आसान हो जाएगा। एक तो आपको वाटर में फ्लो करना है, वाटर में आप फ्लो आसानी से कर सकते हैं। आपको रिमेंबर रखना चाहिए कि हम किसी गुड्स को अगर किसी शिप के थ्रू, आज हमारा जो कांडला पोर्ट है गुजरात का, उस कांडला पोर्ट से किसी गुड्स को हम शिप के थ्रू मान लीजिए अरब भेज रहे हैं, और एक हम दिल्ली एयरपोर्ट से किसी प्लेन के थ्रू या किसी ट्रक के थ्रू जो है किसी माल को हम किसी अन्य स्थान पर भेज रहे हैं, 110 टाइम 15 टाइम चीपर जो होगा वो कौन सा होगा, शिप वाला होगा। पानी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत स्लो हो जाती है। एक ट्रक जो रोड पर चल रहा है वो कितना पेट्रोल कितना डीजल कंज्यूमिंग करते हुए चल रहा है, और एक जो जहाज इसमें चल रहा है पानी में चल रहा है उसका कंजप्शन बहुत कम है। और इस समय तो वो जो करंट थी उस करंट के साथ साथ ये लेकर के चले जाते हैं और वापस उस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे लेकर के आ जाते। कॉस्ट जो थी वो बिल्कुल खत्म होगी। आज भी हम प्रीफर किसमें करते हैं, आज भी जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन का मेजर प्रेफरेंस क्या है, और पोर्ट है, पोर्ट से बिल्कुल कॉस्ट नहीं करेंगे। और अगर हम इससे करेंगे ट्रक से इनसे लैंड ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज हाईली कॉस्टली। तो उन्होंने उस समय की जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन था एनिमल स्टार्ट उसको अवॉइड करके और फिर बाद में उन्होंने शिप को स्टार्ट कर दिया, कॉमन थी, शिप को जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो उस तरह से जो है ये अपना ट्रेड करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया थे। तो मेजर चीज है कि इनका इंपोर्ट जो है वो मिनरल्स है मोस्टली, और मिनरल्स में एपीज जिसको लाजवर्क कहते थे, दैट वाज डेकोरेटिव स्टोन एंड अदर कॉपर आयरन गोल्ड, ये सब मिनरल्स, क्योंकि मेसोपोटामियंस में मिनरल्स का अभाव। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट, इनका कल्चर कैसा, अर्बन लाइफ कैसी थी, फर्स्ट अर्बन लाइफ है ये, और हम इस फर्स्ट अर्बन लाइफ की स्टडी करें। ये फर्स्ट अर्बन लाइफ कैसी थी मेसोपोटामिया। तो देखिए अर्बन लाइफ के अंदर फर्स्ट हम देखें तो देर बात है फ्री सोसाइटी, देर बात है फ्री सोसाइटी या इकोनॉमिक, हम कह सकते हैं इकोनॉमिक इम्बैलेंस था। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू द रिच, मिडिल एंड पुअर। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो है इकोनॉमिकली इम्बैलेंस था, इकोनॉमिकली इक्वलिटी, जैसे इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से सोसाइटी जो थी वो इकोनॉमिकली इक्वल नहीं थी। एक तरफ यहाँ रिच लोग थे और दूसरी तरफ मिडिल क्लास एंड ऑल्सो पुअर लोग भी बहुत। अब हमें पता चलता है कि कैसे हमें पता चला कि यहाँ रिच लोग भी है और पुअर लोग भी है। तो इनकी अगर हम ग्रेवयार्ड देखें, इनकी ग्रेवयार्ड को एक्सकैवेट करें, तो हमें कुछ ग्रेवयार्ड के अंदर जो है वो गोल्ड के बने ऑर्नामेंट, गोल्ड के सिल्वर के बने पॉट और अदर बहुत सारी जो है प्रीशियस जो है आर्टिकल्स इनकी ग्रेवयार्ड से मिलती है। और कुछ ग्रेवयार्ड से तो वहां पर जो है वो पॉट या वो जो बने हैं वो मिट्टी के बने हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रिच है, जिनके पास सोना है चांदी है, तो उनके उसकी जब डेथ होगी तो उस समय एक कंसेप्ट था कि डेथ होने के बाद में उसकी जो थिंग्स थी वो उसके साथ नहीं रखते थे उसकी ग्रेवयार्ड के अंदर। आज भी हम देखते हैं मिस्र के अंदर, आपने मम्मी का सुना होगा, उस मम्मी के अंदर सारा, जैसे किसी किंग की मम्मी है तो उस किंग की सारी ज्वेलरी वगैरह, क्वीन की है तो क्वीन की ज्वेलरी वगैरह है, वो सारी उसकी ग्रेवयार्ड में रखी जाती है। अब किसी कब्र को हमने खोदा और वहां पर अगर हमको गोल्ड के इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, डेकोरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, प्रीशियस गुड्स मिले, तो हम क्या करेंगे, ये जो कब्र है ये किसी एक रिच पर्सन की हो सकती है। और किसी स्थान पर खुदाई करेंगे और हमें मिट्टी के पत्थर के इनके बने हुए पॉट्स वगैरह मिल रहे हैं, तो वी कैन से इट इज द पुअर। यानी कि हम कह सकते हैं देयर इज ए इकोनॉमिक इम्बैलेंस इन दिस सोसाइटी। रिच भी लोग हैं, पुअर और मिडिल क्लास लोग।
तो फर्स्ट पॉइंट, देयर वाज अ इकोनॉमिक इम्बैलेंस इन द सोसाइटी। ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन है, इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। इम्बैलेंस इकोनॉमिकली क्या है? इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, इकोनॉमिकली इक्वल नहीं है। नेचुरली है कि जो किंग होगा, किंग के जो कोर्टियार्ड्स होंगे, किंग के जो कलीग्स होंगे वो सब रिच होंगे, और आम पब्लिक होगी वो नॉर्मल होगी, और किसी को इन्होंने विजय करके अपना स्लेव या अपना सर्वेंट बना ले, दे विल वेरी पुअर। इकोनॉमिकली इम्बैलेंस का फर्स्ट पॉइंट इसका ये। सेकंड पॉइंट हम बात करें इसकी, देर बाद ये न्यूक्लियर फैमिली, इनके जो हमें हाउस वगैरह मिलते हैं, होम हाउस या जो भी सेंटर्स मिलते हैं, वहां हमें जॉइंट फैमिली का एविडेंस नहीं मिलता। न्यूक्लियर फैमिली मीन्स मे बी द फादर एंड सन एंड डॉटर्स, एंड एक न्यूक्लियर फैमिली जिसमें पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन, इट वाज अ न्यूक्लियर फैमिली। जबकि इस कंपेयर टू हम करें इधर इंडिया के अंदर आर्यंस हुए लिविंग इन द कबीलाज, और they were living in the joint family where maybe the 200-300 people in a family, and family जो हेड है वो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन उस पूरे कबीले को संचालित कर रहा है। तो उनमें ये कंसेप्ट नहीं, इनमें जैसे ही मैरिज हो रही है, मैरिज होते ही वो जो बॉयज है, वो बॉयज जो है अपना अलग जो है होम बना रहा है और अपना अलग अपनी लाइफ जो है वो स्टार्ट कर रहा है। तो मेजर पॉइंट है दैट वाज द न्यूक्लियर फैमिली। जबकि इसके बाद में जो अधिकतर जो सिविलाइजेशन आई, जैसे आर्यन यूरोप, तो उसमें हमें जॉइंट फैमिली को ज्यादा प्रमाण। न्यूक्लियर फैमिली थी मोस्टली 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर्स। अब बात करें हम सोसाइटी के अंदर वुमेन की कंडीशन, या वुमेन क्या है, वुमेन की क्या कंडीशन है, महिला की क्या कंडीशन है, वुमेन या महिलाओं की क्या कंडीशन। तो देखिए, इस महिला की कंडीशन को समझने के लिए हमें करंट कंसेप्ट से रिवर्स कर लेना है। करंट कंसेप्ट से रिवर्स कर लेना है। इसीलिए तो हम स्टडी जो करते हैं, तो हमारा एम होता है कि कैसे वुमेन की कंडीशन वेरी स्ट्रॉन्ग से होते होते पुअर और पुअर होते हुए वेरी डिटेरियस हो गई, बहुत ज्यादा पुअर हो गई। इस समय महिलाएं, वुमेन्स की कंडीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर हम मैरिज की बात करें, दैट इज ब्राइड, ब्राइड मीन्स दुल्हन, और दैट इज ग्रूम मीन्स दुल्हा। अगर ब्राइड है तो ब्राइड के लिए मैरिज है तो मैरिज के लिए ब्राइड की रिक्वायरमेंट जरूरी। अगर मैरिज करना है तो मैरिज की जो परमिशन देगी वो कौन देगी? ब्राइड देगी। वर्तमान करंट के कंसेप्ट से बिल्कुल रिवर्स कर लीजिए। और जो ग्रूम है, दुल्हा है, उसके फादर ब्राइड के घर जाएंगे और उस ब्राइड के जो पेरेंट्स हैं, उस पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे परमिशन मांगेंगे, वी वांट टू मेक योर डॉटर ओवर, हमारे जो है वो ब्राइड बनाना, दुल्हन बनाना। अगर आई रिपीट, करंट कंसेप्ट से रिवर्स कंसेप्ट है। ब्राइड की पोजीशन ऊपर है, ग्रूम की पोजीशन बिलो है। पहले अगर मैरिज है तो गर्ल्स की परमिशन या ब्राइड की परमिशन अनिवार्य है। पहले उस गर्ल से परमिशन ली गई है, उसके लिए परमिशन भेजी जाती है। इस गर्ल से ओके, देन ग्रूम यानी दूल्हा या बॉयज के फैमिली इस ब्राइड के घर जाते हैं, और ब्राइड के घर जाने के बाद में ब्राइड को गिफ्ट देते हैं, जो आज एक सिविल के रूप में, डॉवरी के रूप में आ गया। उस समय डॉवरी जो है वो बॉयज की फैमिली द्वारा गर्ल्स की फैमिली को दी जाएगी।
ग्रूम के पेरेंट्स ब्राइड के घर जाएंगे, पहले ब्राइड की परमिशन ली जाएगी, परमिशन दे देंगे, तब उनके पेरेंट्स को इनवाइट किया जाएगा। पेरेंट्स गिफ्ट लेकर के जाएंगे और उस ब्राइड को खूब सारे गिफ्ट देंगे। गिफ्ट देने के बाद में दोनों फैमिलीज के बीच में एक जॉइंट डिनर समारोह या अपन लंच समारोह कह सकते हैं, एक जॉइंट डिनर या लंच समारोह होगा। दोनों फैमिलीज के बीच में एक जॉइंट डिनर या लंच समारोह होगा। आफ्टर दिस डिनर या लंच फेस्टिवल, जो ग्रूम है, दुल्हा है, उसकी मदर दुल्हन के घर, ब्राइड के घर जाएगी और उसको बड़े रिगार्ड के साथ उसको जो है वो अपने साथ अपने घर लेकर के आएगी। उस दौरान इस ब्राइड या जो दुल्हन है, उसके पिता उसको कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट दे देंगे, जिसको हमने अगेन सी जो है वो डॉवरी का रूप दे दी। वो अपनी दिल से अपनी डॉटर्स को जो है कुछ गिफ्ट दे करके, और ग्रूम की जो मदर आई है उस मदर के साथ में उसको ग्रूम के घर भेज देंगे। इस तरह से जो है एक वेल जो है प्लान तरीके से मैरिज सिस्टम था। ब्राइड की पोजीशन सुपीरियर थी कंपेयर टू द ग्रूम। ग्रूम्स की फैमिली रिक्वेस्ट करती थी ब्राइड की फैमिली को मैरिज के लिए, उनके घर गिफ्ट लेकर के जाती थी। एक ग्रूम की फैमिली एक डिनर या लंच फेस्टिवल का आयोजन करती थी। एंड देन आफ्टर फेस्टिवल होता तो फिर दूल्हे की मदर उसको वेलकम करने के लिए उसको उसके घर जाती, उसको वेलकम करके और अपने यहाँ लेकर के आती। तो दूसरा ये क्या शो कर रहा है कि ग्रूम की पोजीशन सुपीरियर है कंपेयर टू द ब्राइड। ये इस अर्बन सिविलाइजेशन का मैरिज सिस्टम। तो हमें 3 पॉइंट मिल गए यहाँ पर। एक इकोनॉमिकली इम्बैलेंस था, पुअर रिच, ये हमें ग्रेवयार्ड से कब्रों से मिलते हैं। न्यूक्लियर फैमिली थी, केवल हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली थी। एंड थर्ड केस के अंदर वुमेन की पोजीशन जो थी इस दौरान सुपीरियर थी कंपेयर टू द मेन। वुमेन डिसाइड करती थी कि मुझे किससे मैरिज करनी है। परमिशन ग्रूम के लोग ब्राइड्स के पास आते थे, परमिशन लेने के बाद में ग्रूम्स के लोग ब्राइड को गिफ्ट देते थे। तो ये सारी चीजें क्या शो करी है कि इस समय ग्रूम की पोजीशन कमजोर है और ब्राइड की पोजीशन यानी कि महिलाओं की या वुमेन्स जो है कंपेरेटिवली सुपीरियर टू द मैन। वुमेन जो है वो मैन से सुपीरियर। आगे हम देखें इस सिविलाइजेशन का तो अर्बन लाइफ में जो है इनका अगर हम करें तो इसका फर्स्ट आता है इनके अंदर टाउन प्लान। देखिए मेसोपोटामियन अर्बन सिविलाइजेशन तो हो गई, यहाँ का जो उरुक शहर था वो फर्स्ट अर्बन सिटी तो वर्ल्ड का हो गया। बट यहाँ कोई विशेष टाउन प्लानिंग नहीं है। टाउन प्लानिंग हम क्या लेंगे, पहले तो स्ट्रीट को लेंगे, स्ट्रीट यानी कि सड़कें कैसी हैं। देन आफ्टर स्ट्रीट के किनारे बने हुए हाउस या होम कैसे हैं। देन आफ्टर ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, स्ट्रीट पर क्लीननेस कैसी है, और होम की स्ट्रक्चर कैसी। यहाँ अपनी एनसीईआरटी की बुक में एक बहुत अच्छा कंपैरिजन शो किया है इसका, टाउन प्लानिंग ऑफ मेसोपोटामियन एंड टाउन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदारो। क्योंकि मोहनजोदारो इससे 500 ईयर बाद में आया था, 500 साल बाद में आया था। तो मोहनजोदारो की जो टाउन प्लानिंग थी वो तो अपने समय के अंदर वर्ल्ड की टॉप थी।
मोहनजोदारो की जो टाउन प्लानिंग थी, दैट वाज द टॉप टाउन प्लानिंग ऑफ द वर्ल्ड। जबकि इनके अंदर टाउन तो आगे अर्बन रूप से ले चुका है, लेकिन इनकी कोई टाउन प्लानिंग वेल डेवलप हुई। कैसे? जैसे फर्स्ट हमने देखा रोड, इनकी रोड जो है, पहले तो नंबर वन तो रोड जो है वो कच्ची है, कच्ची सड़कें हैं, कच्ची सड़कें जिसको अपन कहते हैं। और मोहनजोदारो की जो रोड है वो पक्की ईंटों से बनी हुई, पक्की है। मोहनजोदारो टाउन प्लानिंग में इससे वेरी वेरी फार एडवांस। हालांकि मोहनजोदारो 500 साल बाद का है, लेकिन एडवांस बहुत ज्यादा है मोहनजोदारो किससे कंपेयर टू द मेसोपोटामिया। पक्की सड़कें हैं। मोहनजोदारो की सड़कें जो है वो आपस में एक दूसरे को राइट एंगल्स में काटती है, एक दूसरे को राइट एंगल्स में काटती है। जबकि इसमें सड़कें क्या है, कोई नहीं है, कोई सीधी सड़क किधर जा रही है, कोई सड़क किधर जा रही है, कोई सड़क किधर जा रही है। नो टाउन प्लानिंग अकॉर्डिंग टू रोड। जैसे हम किसी ओल्ड सिटी में जाए, कोई सड़क किधर जा रही है, नो, देयर इज नो टाउन प्लानिंग। लेकिन मोहनजोदड़ो में वेल टाउन प्लानिंग थी। सड़कें चौड़ी थी, एक दूसरे को समकोण में काटती थी, सड़कें साफ सुथरी थी, सड़कें पक्की बनी थी। यहाँ सड़कें जो थी न तो चौड़ी थी, न एक दूसरे को समकोण में काटती थी, कच्ची ईंटों से बनी थी, साफ सुथरी भी नहीं थी। अब सड़कें छोटी छोटी है तो टाउन के अंदर क्या है, अगर कोई अपने किसी सिटी में चल जाइए टैक्सी लेकर के, कार लेकर के, तो क्या होगा, कार को हम जिससे घर जाना उस घर के तक हम ले जा नहीं पाएंगे, हमें काफी दूर जो है वो कार को खड़ा करने, फिर उससे पैदल उससे घर जाना पड़ेगा। सेम पोजीशन यहाँ इस मोहनजोदड़ो में, इसमें मेसोपोटामिया में, यहाँ सड़कें टेढ़ी है, छोटी है, पतली है, नैरो है, कोई न, तो यहाँ कार्ड वगैरह जिससे कि ये गुड्स लाते थे, वो गुड्स वगैरह जो थे वो पहुंचा ही नहीं पाते। ये एनसीईआरटी का डिस्क्रिप्शन है जिसको आपको क्लियरली रीडिंग कीजिए। टाउन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदारो एंड टाउन प्लानिंग ऑफ जो है मेसोपोटामिया, टाउन प्लानिंग ऑफ मेसोपोटामिया। तो हमने रोड्स के बारे में देखिए कि रोड्स जो थी वो मोहनजोदारो में कैसी थी और रोड्स जो थी वो इसमें कैसी। नंबर सेकंड, रोड्स के बाद में हाउस या होम। मेसोपोटामियंस के अंदर होम की कोई स्ट्रक्चर नहीं है, होम का कोई साइज वो नहीं, शेप नहीं है। मेसोपोटामियंस में सिटी के अंदर जितने भी होम थे वो अलग अलग स्टाइल से बने हुए थे, अलग अलग डिजाइन से बने हुए थे। जबकि मोहनजोदड़ो के अंदर हम देखें तो सभी होम जो है वो एक ही डिजाइन और एक ही स्टाइल से बना हुआ है। यानी कि होम के अंदर भी पक्की ईंटें हैं जिसको हम कहते हैं फायर ब्रिक्स का इस्तेमाल है मोहनजोदड़ो में, यहाँ फायर ब्रिक्स का इस्तेमाल कम है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो मकान है, हाउस जो बने हैं, उनकी कोई डिजाइन ही नहीं है, क्योंकि मोहनजोदड़ो वेल प्लान जो है हाउस बने, मोहनजोदड़ो में वेल प्लान जो है वो हाउस बने। देन आफ्टर वी लुक एट पॉइंट 3। पॉइंट 3 है दैट इज द ड्रेनेज। जो मोहनजोदड़ो था, जो इंडिया के अंदर, जो आज पाकिस्तान में चला गया, कोई एनिमल कैन टेल मी वेयर इज मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो दैट इज इन पाकिस्तान, सिंध प्रोविंस एंड लरकाना सिटी, दैट इज मोहनजोदड़ो। करेंटली मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। स्टेट सिंध है और सिटी जो है वो लरकाना है। वो लरकाना सिटी के पास में मोहनजोदड़ो को हम देख सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो की जो थर्ड यूनिक विशेषता जो कि जो है मेसोपोटामियंस में नहीं थी, दैट वाज द ड्रेनेज सिस्टम। मोहनजोदड़ो का ड्रेनेज सिस्टम जो था वो वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था,
और इतना हाईली और इतना वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था कि हिस्टोरियंस या टाउन प्लानर ये मानते हैं कि टिल 19th सेंचुरी तक यूरोप के जो डेवलप सिटी थे, जैसे पेरिस, बर्लिन, लंदन, उनके अंदर जो यूरोप के डेवलप्ड सिटी थे टिल 19th सेंचुरी तक, उन यूरोप के डेवलप्ड सिटी में भी ऐसा वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम नहीं था जितना कि मोहनजोदड़ो में। तो अगर वन लाइन आंसर देना चाहे तो मोहनजोदड़ो वाज द फेमस फॉर इट्स ड्रेनेज सिस्टम और वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम विच वाज यूरोपियन के एडवांस सिटी के अंदर भी 19th सेंचुरी तक नहीं था। कैसे ड्रेनेज सिस्टम है? जो हाउस है, हाउस के टॉप से जो है एक नाली जो आती है हाउस के टॉप से, वो आकर के और इस गली की जो मेन ड्रेनेज की कैनाल है उसके अंदर मिल गई, और ये मेन कैनाल जो है वो आगे जाकर के एक जो है गड्ढे में जाकर के गिर गई, और जगह जगह यहाँ पर जो है वो लगा रखे हैं उठाने के लिए, ताकि इसके अंदर वो एक अलग पूरा का पूरा इनका एक सिस्टम। इसको हम देखें तो इनकी टाउन प्लानिंग मतलब ड्रेनेज सिस्टम वेल डेवलप है, इतना हाईली डेवलप है कि इतना डेवलप यूरोपियन कंट्रीज में भी 19th सेंचुरी में। जबकि मेसोपोटामिया का कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, जो रूफ पर जो वाटर गिर रहा है वो आंगन में आ जाता था, और आंगन से जो है वो गड्ढे में, आंगन के अंदर गड्ढा खोद देते थे, वही वो इकट्ठा हुआ। तो मेसोपोटामिया ड्रेनेज सिस्टम वाज वेरी पुअर, बट इन मोहनजोदड़ो that was the well developed and even highly developed in 19th century के यूरोपियन सिटीज के इक्वलेंट या उससे भी सुपीरियर। ये जो था इसमें डिफरेंस। देन आपको कहें क्लीननेस, किसी भी सिटी के जज करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि उस सिटी की क्लीननेस कितनी है। स्वच्छ भारत अभियान जो हमने चलाया था, वो सिटी कितना क्लीन है, कितना जो है वो है। तो क्लीननेस के मामले में देखें तो मेसोपोटामियंस वाज वेरी पुअर। जैसे हम लोगों की आदत है, सामान को लिया और गली में फेंक दिया, घर का जो कचरा है वो आकर के गली में फेंक दिया, जो स्टार्टिंग अब तो हम भी थोड़ा सा सिविल सेंस आ रहा है। तो मेसोपोटामियंस के अंदर ऐसा कोई सिविक सेंस था नहीं, अपना यूज किया। अब गली के अंदर या स्ट्रीट पर क्या है, दूसरे पीपल्स की दूसरी पब्लिक भी जा रही है, तो धीरे धीरे वो कचरा जमता रहता, स्ट्रीट का लेवल क्या था ऊपर आता। जबकि मोहनजोदड़ो में ऐसा नहीं था। मोहनजोदड़ो के अंदर हर जो थी वो स्ट्रीट उसके पास में स्पॉट रखे जाते थे। वहां जो था वो जो डोमेस्टिक सैवेज जिसको हम कचरा कह देते हैं, वो जितना भी डोमेस्टिक सैवेज था वो स्पॉट में रखा जाता था, और फिर बाद में वो बाहर जो है सिटी से बाहर एम्प्टी किया जाता था। तो इनके एक कमी और भी थी मेसोपोटामियंस की, कि इनका सिविक सेंस बहुत कमजोर था। और सिविक सेंस के बारे में कहा जाता है कि इनका सिविक सेंस तो इतना ज्यादा कमजोर था, इतना ज्यादा कमजोर था कि जो स्पीड थी वो अपर आ जाती थी, और जो गेट का प्लेटफॉर्म होता था जिसमें घर में एंटर करने वाला गेट, जैसे हमारा जो मेन गेट है, उस मेन गेट के बराबर या उसके ऊपर जो है स्ट्रीट पर कचरा जमा हो जाता है। तो ऊपर कचरा गया, आपका गेट नीचे आ गया, तो कचरा क्या होगा, गेट के थ्रू आपके घर में एंटर करेगा। तो फिर ये प्लेटफॉर्म ऊपर करके और अपने घर को थोड़ा ऊपर करके, मतलब इतना पुअर जो था इनका सिविक सेंस था किसका, मेसोपोटामिया। लेकिन उसको ये अवॉइड भी करना चाहते थे। इनके अंदर 3 सुपरस्टिशन थे। पहला सुपरस्टिशन ये था कि अगर आपका गेट का प्लेटफॉर्म रोड के प्लेटफॉर्म से ऊपर है तो आपका घर जो है वो इट इज मतलब शुभ है, वो आपका घर जो है ये होली शुभ है। 3 सुपरस्टिशन थे। एक तो आपका घर का प्लेटफॉर्म ऊपर होना चाहिए। दूसरा सुपरस्टिशन क्या था कि जो होम का जो गेट है वो घर के अंदर खुलना चाहिए। जैसे हम आज भी किसी भी घर में जाते हैं तो घर का जो मेन गेट है वो घर के अंदर खुलता है, तो ये लोग मानते थे कि वो उस घर में वेल्थ आती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉपरेशन रहता है। आज भी आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा जमीन मकान नहीं मिलेंगे आपको जिसमें मेन गेट को हम बाहर की तरफ खुलते हैं।
आप अपने घर में एंटर करते हुए देखिए, मेन गेट को क्या करेंगे हम, अंदर की तरफ चलेंगे, बाहर की तरफ नहीं खींचेंगे। ये भी इनका एक सुपरस्टिशन था, गेट अंदर की तरफ खुलना चाहिए, हाउस जो है वो ऊपर होना चाहिए, और एक जैसे चूंकि क्लोज है, स्ट्रीट बॉक्सों की है, तो एक हाउस का जो मेन गेट और दूसरा उसका मेन गेट, ये दोनों अपोजिट से हो। इससे क्या होती है, एक घर की प्राइवेसी खत्म हो जाती है। तो ये हमने जो है इनकी कल्चर के बारे में देखा, और ये हमारा जो है अर्बनाइजेशन कंप्लीट हुआ। एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन?